नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लोकसभा चुनावों की जंग के लिए मैदान सज रहे हैं, मुद्दों को धार दी जा रही है और हम लोकसभा चुनाव से जुड़ी सारी सियासत, सारी खबरों को पूरे 400 दिन तक आपको दिखाने वाले हैं। तारीखें गुजर रही हैं, काउंटडाउन चल रहा है। इसी काउंटडाउन में अब 394 दिन बाकी हैं और आज हम आपको तेजी से बनते बिगड़ते समीकरणों को दिखाने वाले हैं। मगर शुरुआत दिल्ली के दंगल से करेंगे। एमसीडी के सिविक सेंटर में हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के सामने आज पार्षदों ने शपथ ली। उम्मीद थी कि दिल्ली को आज मेयर मिल जाएगा, मगर ऐसा हंगामा बरपा कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब आम आदमी पार्टी के पार्षद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जंग का मैदान बना हुआ है एमसीडी का सिविक सेंटर। जय सिया राम का नारा गूंज रहा है, हर हर मोदी का नारा गूंज रहा है, मोदी मोदी का नारा गूंज रहा है, केजरीवाल के खिलाफ नारा गूंज रहा है। हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के चुने हुए पार्षद हैं। 6 जनवरी को जब पार्षद शपथ लेने के लिए यहाँ आए थे, तब भी जबरदस्त हंगामा हुआ था, मारपीट भी हुई थी। उसके बाद आज फिर से पार्षद शपथ लेने के लिए पहुंचे थे। एमसीडी में 10 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान लगातार हंगामा होता रहा। आज ही दिल्ली का मेयर चुनने के लिए भी वोटिंग होनी थी, मगर हंगामा इतना बढ़ा कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। इस तरह से हाउस की कार्रवाई नहीं चल सकती। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये हंगामा आम आदमी पार्टी वालों ने किया है। ये बहुत ही दुखद है। मुझे इतना दुख हो रहा है। हम 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और किसी तरह सुरक्षा व्यवस्था में शपथ तो हो गया, लेकिन जैसे ही चुनाव होना शुरू हुआ, वोटिंग होनी, इन लोगों ने बवाल कर दिया। सारा तस्वीर आपके सामने है। तो समस्या है कि जैसे हम सौरभ भारद्वाज जी से मिले, हम वो आतिशी जी से मिले, तो भी हमने पूछा ऑल इज वेल, उन्होंने कहा भी यस ऑल इज वेल, लेकिन जब अंदर जा रहे हैं तो वो झगड़ा करने लगे। यही आरोप आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। बताते चले कि एमसीडी में 250 वार्ड पर चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड जीते, बीजेपी के खाते में 109 वार्ड गए, कांग्रेस ने 9 वार्ड जीते और निर्दलीय ने 3 वार्ड पर कब्जा किया। बहुमत के लिए 133 का आंकड़ा चाहिए। अब यहाँ खेल समझिए। 250 पार्षदों के साथ 13 विधायक, 3 राज्यसभा सांसद और 7 लोकसभा सांसद भी वोट करेंगे। कुल 273 मेंबर्स वोट डालेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं मनोनीत सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार न दे दिया जाए। बीजेपी कहती है कि पीठासीन अधिकारी जो कहेंगे वो मानना चाहिए। ये जो कुछ भी है ना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं और मुझे लगता है कि पीठासीन अधिकारी जो भी फैसला लेगा वो सबको मानना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो इसे लोकतंत्र की हत्या कहा जाएगा। अगर एल्डरमैन को वोट डलवाने की कोशिश की जाती है तो फिर स्पष्ट है कि गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, जो इस देश के लिए बहुत दुख की बात है। क्योंकि देखिए, ये मेयर के चुनाव की बात नहीं है। संविधान इस देश का किसी भी पार्टी से, किसी भी एक चुनाव से ऊपर है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की गरिमा को बनाए रखे। इसलिए दोनों तरफ से हंगामा जबरदस्त है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल डर गए हैं क्योंकि उनके पार्षद गायब हैं। वजह रही केजरीवाल साहब के अंदर भय है, उनके लोगों के अंदर 25 से 30 पार्षद उनके है ही नहीं यहाँ पर। देखो, चोर कभी ये नहीं कहता मैं चोर हूँ, कभी नहीं कहता चोर। उनके 25 से 30 पार्षद, उनमें दम है ना। अभी 1 घंटे के अंदर परेड करें 150 लोगों की, परेड करके दिखाएं, वो है ही नहीं। एमसीडी के सिविक सेंटर में आज सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई थी।
एसएसबी के जवान तैनात दिखे। आम आदमी पार्टी ने इसे भी मुद्दा बनाया। पूछ रही है कि सदन में हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों का क्या काम। देखिए, ये तो देश के प्रजातंत्र में कभी नहीं हुआ कि आप लाठी डंडों और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को हाउस के अंदर घुसा देंगे। सैकड़ों की तादाद के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स को हाउस के बाहर खड़ा किया गया है और हाउस के अंदर घुसाया गया है। ये पूरी तरीके से सदन की अवमानना है और जो टेम्परेरी मेयर ये होने दे रही हैं, वो इस पूरी की पूरी संसदीय व्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं, उसको जो है भस्म कर रही हैं। और बीजेपी कह रही है कि पिछली बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने गुंडागर्दी की, उसे देखते हुए ये तैनाती की गई है। पिछली बार जो हुआ 6 तारीख का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन इसीलिए बोला जा रहा है कि उनके पार्षदों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जो तोड़फोड़, जो गुंडागर्दी हाउस में हुई, यदि आज यहाँ सुरक्षा बुलाई गई है तो इसमें क्या हर्ज है। पिछली बार इतनी नई निगम पार्षद वहां आई, किसी को धक्का मुक्की, हाथ पैर तोड़ना, धक्का, मतलब क्या क्या नहीं हुआ, मैं किन शब्दों में यहाँ बताऊं। तो आज यदि सुरक्षा मुहैया करवाई गई है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बता दें कि दिल्ली में मेयर पद के चुनाव रोटेशन के आधार पर 5 सिंगल ईयर की शर्तों पर होते हैं। पहला साल महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, दूसरा ओपन कैटेगरी के लिए होता है, तीसरा साल आरक्षित वर्ग के लिए होता है और बचे हुए 2 साल फिर से ओपन कैटेगरी के लिए आरक्षित होते हैं। इस तरह दिल्ली को इस साल एक महिला मेयर मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हंगामा हो रहा है, ये कहना मुश्किल है कि दिल्ली को मेयर कब मिलेगा। अमित भारद्वाज और राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। देखा आपने, इधर दिल्ली में मेयर पर महाभारत है तो उधर दिग्विजय सिंह के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिग्विजय ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा तो बीजेपी ने कांग्रेस पर सेना का अपमान करने का आरोप मढ़ दिया। विवाद बढ़ा तो राहुल गांधी ने सफाई दी कि दिग्विजय के बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से जो माइलेज कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ एक बयान ने क्या उसे नुकसान पहुंचा दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। ये आतंकवाद एक बयान सियासत में हंगामा मचा सकता है, पार्टी को बगले झांकने पर मजबूर कर सकता है, आक्रामक राजनीति को बैकफुट पर ला सकता है। एक बयान, ऐसा ही बयान था कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। जयराम रमेश ने तब भी दिग्विजय सिंह को रोकने की कोशिश की थी, मगर तीर कमान से और बात जुबान से निकली तो समझो निकली, और ऐसी निकली कि कांग्रेस को सूझा ही नहीं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो मेहनत करते आए उस पर क्या एक बयान पानी फेर देगा। इसीलिए राहुल गांधी सामने आए, बोले दिग्विजय का बयान उनका निजी बयान है, सेना कुछ करे तो सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। लगे हाथ बीजेपी ने भी पूछ लिया कि ये वाला तो ठीक है, लेकिन सेना पर दिए गए राहुल के बाकी बयानों का क्या, उसे भी वापस लेंगे कि नहीं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। गलवान पर सेना के बारे में बड़े ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किसने किया था कि भारतीय सेना पिट गई वहां पर? ये हैं कौन मिस्टर दिग्विजय सिंह? बाटला हाउस पे सवाल, ओसामा जी, जाकिर नायक शांति के दूत, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक, राहुल गांधी ने सबूत मांगा था 19 के चुनाव में, तो आप सब देखा है आपने। लेकिन भारत को कमजोर करने की ये आपकी बार बार प्रक्रिया कब तक चलेगी राहुल गांधी? राहुल गांधी के अलावा जयराम रमेश ने कांग्रेस की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया और लिखा, दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो उनका अपना बयान है और उसका कांग्रेस के स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। 2014 से पहले भी यूपीए सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं,
देश हित में जो भी मिलिट्री ऑपरेशन है उसका कांग्रेस ने हमेशा समर्थन किया है और आगे भी करती रहेगी जब तक यात्रा नहीं खत्म होती। लेकिन कांग्रेस के बार बार सफाई देने के बाद भी बीजेपी के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे हैं। हमारी पार्टी ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, उसी पे हम खड़े हुए। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर लोगों में जोरदार नाराजगी भी है और कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उधर बीजेपी सवाल कर रही है कि आतंकवाद के मसले पर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ क्यों नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बोलते हैं वो। जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। एक और दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल है और कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस की सियासत है। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राज्य के दर्जे की बहाली का भरोसा दिलाया। आपका हक, पूरा का पूरा हक इन्होंने छीन लिया, तो एकदम कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन, आपको जो आपका स्टेटहुड है उसको रीइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा है और हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड आपको मिलना चाहिए और आपकी जो असेंबली है एक बार फिर चालू होनी चाहिए। जो आपका लोकतांत्रिक सिस्टम है वो एक बार फिर वाइब्रेंट होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। पार्टी को लग रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा, लेकिन इस यात्रा के संयोजक ने ही ऐसे सवाल पूछ लिए कि फायदे से ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है। महज 6 दिनों बाद भारत जोड़ो यात्रा का समापन होना है, जिसमें दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी न्योता दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल के बाद अब कौन कौन आता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जारी बवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने भले ही बैन लगा दिया हो, लेकिन केरल और हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं ये लड़ाई अब जेएनयू भी पहुंच चुकी है, जहां आज रात को डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने की बात हो रही है, जहां छात्रों का खेमा 2 गुटों में बटा हुआ है। जिस डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है, जिस डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है, उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का विवाद अब जेएनयू पहुंच चुका है। जेएनयू प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी करके ये कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की परमिशन नहीं है बच्चों के पास, लेकिन फिर भी जेएनयू के छात्र जो हैं वो कह रहे हैं कि हम स्क्रीनिंग करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र को संभाले रखना बहुत जरूरी है। बहरहाल इस डॉक्यूमेंट्री को जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर सरकार की तरफ से बायस्ड बता रहे हैं, एक तरफा बता रहे हैं, दूसरी ही तरह जेएनयू ने अब निर्णय ले लिया है। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं हैदराबाद में जहां पर ये डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन हो रही है और जेएनयू भी के छात्र भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए। जेएनयू कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को लेकर पैम्पलेट्स बांटे गए थे। इतना ही नहीं, छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष ने भी विवादित डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर शेयर किया।
आयशी का ये पोस्ट वायरल होने पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके बाद यहाँ स्क्रीनिंग को भी रद्द कर दिया गया। वहीं फिल्म दिखाने को लेकर वार्निंग दी गई, लेकिन अब जेएनयू में छात्र संघ के 2 गुट इस पर आमने सामने हैं। डॉक्यूमेंट्री बना है, उसको चलाने की बात जेएनयू की तरफ से की गई और आज रात का डेट रखा गया कि आज रात में, शाम में या रात में डिनर के बाद वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी है बीबीसी की उसको चलाया जाएगा। लेकिन अचानक जेएनयू प्रशासन का एक सर्कुलर आता है। उस सर्कुलर में ये रहता है कि जो भी एक तो ये स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए, पहला बात, और जो भी इस स्क्रीनिंग में मौजूद होंगे उन सभी पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ साथ जो भी स्क्रीनिंग का हिस्सा होंगे, तो जो लोग इसके चलाने के हैं, जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सरासर हम ये कहना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र पे हमला है। जेएनयू से पहले बैन के बावजूद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों को ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसे लेकर एबीवीपी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसे लेकर अब जांच हो रही है। मोदी जी का जो गवर्नमेंट में जो हो रहा था, तो हुआ था, ये पूर्ण तरह से हम उसको कंडेम कर रहे और जिन लोग इस पे ऑर्गेनाइज किया उनके ऊपर एक्शन लेना ही बोल के हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी इंफॉर्मेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे और साथ साथ इस पे कंपल्सरी तेलंगाना पुलिस इंटरफेयर होना है। जिन लोग जो बैंड वीडियो डिस्प्ले किया, जो साइबर क्राइम से भी मैं हम रिक्वेस्ट कर रहे इन लोगों को ऊपर एक्शन लेना है बोल के। इस बीच डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन को लेकर सियासत भी तेज हो गई। बात हैदराबाद की आई तो ओवैसी मैदान पर उतर आए। तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया। वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा क्या? हम आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बीजेपी जहां डॉक्यूमेंट्री को देश विरोधी बता रही है, तो वहीं विरोधी इस पर लगे बैन को लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं। If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. You can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff, but the truth is the truth. मोदी जी को अगर क्लीन चिट मिला हुआ तो मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी उसको क्यों बैन करेंगे? अगर वो सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उनको क्लीन चिट मिला है, तो मोदी जी उसको ट्विटर पे बैन करने की क्या जरूरत है? क्यों करे? ये तो मोदी जी ने इसके जवाब देना चाहिए। तो भारत सरकार ने फैसला लिया है, वो सोच समझ के लिया होगा। जो देश के खिलाफ प्रधानमंत्री जी इतनी ग्रेट शख्सियत है, वो अपने बारे में तो बर्दाश्त कर लेते हैं, जैसा भी कोई बोले, जैसा जैसा किसी का ज़हन है, ख्याल है, लेकिन देश को जो कोई नीचे दिखाने वाला कोई भी मूवी है या वट एवर जो भी है, या कोई डॉक्यूमेंट्री है, उस पे बैन लगा तो उसके मस्ट बी देयर इज सॉलिड रीजन। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ देश के पूर्व जज, नौकरशाह, राजनयिक और सैन्य अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में दिखाई गई बातों से कड़ा एतराज जताते हुए खुला पत्र लिखा था। इस पर अब तक 302 हस्तियों ने दस्तखत किए थे। इनमें 133 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 156 सशस्त्र सैन्य अधिकारी, 33 पूर्व राजनयिक और 13 सेवानिवृत्त जज शामिल थे। कई सालों से मैं देख रहा हूं कि बीबीसी जो हम लोगों ने सोचा था कि एक न्यूट्रल क्रिटिक के तौर पे काम करेगा, वैसी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अब नहीं रही। इनकी हर चीज में एक एजेंडा नजर आता है, भारत को नीचा दिखाने का एक आइडिया नजर आता है। भारत इतना बढ़ रहा है, ऐसे मौके पे उसको उनके जैसे पेट में हजम नहीं हो रहा है। बहरहाल डॉक्यूमेंट्री को लेकर घमासान जारी है और इस बात पर जंग का अखाड़ा एक बार फिर जेएनयू बन गया है।
स्क्रीनिंग होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के अभी भी सवाल बने हुए हैं। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। देखते रहिए आज तक, फौरन लौट रहे हैं। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।